नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे खानवा का युद्ध। ठीक है, क्योंकि बाबर का इतिहास पूरा नहीं हो पाया था पिछली क्लास में, तो आज बाबर के इतिहास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। बच्चों, तो जो लोग भी क्लास में अभी लाइव हो चुके हैं, फटाफट आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल के लोगों को जोड़िए और लाइक एंड शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को जुड़ सकें। ठीक है, चलिए बच्चों, मेरी आवाज़ आप लोग पहुंच रही है, एक बार आप लोग कंफर्म करें सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए एक बार लाइक एंड शेयर करिए, बाकी लोग भी क्लास से जुड़ सके। बच्चों, उज्ज्वल, अंजनी, आर्यन, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? शिवानी, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। और कंटिन्यू करने से पहले आपको थोड़ा सा क्लास के विषय में बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी क्लासेज अभी चल रही हैं। कौन कौन सी क्लासेज अभी चल रही बच्चों? देखिए, अभी यहाँ पर आपको जो है बच्चों, ये पूरी टीम है जो हमारे साथ काम कर रही है अनअकैडमी यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर। ये हमारा बैकग्राउंड है बच्चों। एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है, पिछले 12 वर्षों से एक लंबा पीरियड है बच्चों आप लोगों के साथ काम करने का। और अपने बेहतर तरीके से हमने मात्र 9 महीने में इंटरव्यू भी फेस किया बच्चों, यूपीएससी को क्लियर भी किया है मात्र 9 महीने में। तो इसका लाभ आप भी ले सकते हैं कि किस स्ट्रेटजी से, किस तरीके से ये पॉसिबल है ऐसा करना। और ये बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं बच्चों, एक लंबा अनुभव है। ठीक है, और प्लस प्लेटफॉर्म पर हमारी मॉडर्न हिस्ट्री बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट मिलेगी, मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट मिलेगी बच्चों। और साथ साथ आर्ट एंड कल्चर, आज ये भी कंप्लीट कोर्स हो गया है। आर्ट एंड कल्चर विद करंट अफेयर्स, ये भी आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा जब भी आप प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करेंगे। हाँ, 5 अक्टूबर से बच्चों 5 अक्टूबर से न्यू और फ्रेश बैच आपको मिलेगी। यानी जो बच्चे 2021, 22 और 23 के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, ठीक है, 21, 22 और 23 के लिए जो लोग प्रिपेयर्ड हो रहे हैं बच्चों, उनको बता दें हम कि 5 अक्टूबर से आपके लिए न्यू और फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो बच्चे एग्जाम में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 4 अक्टूबर को, वो भी एग्जाम से फ्री होंगे, तो आप ये बैच बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं 5 अक्टूबर से। ठीक है, तो फटाफट इस बैच में आप ज्वाइन करिए। और सबसे बड़ी बात बच्चों, आपके लिए कुछ नया कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूं कल यानी 1 अक्टूबर से। ये क्लास आपको शाम को 6 बजे इवनिंग में, शाम को 6 PM पर ये क्लास आपको मिलेगी बच्चों। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए, आपके फ्यूचर को हो सकता है चेंज कर दे। ठीक है, और यही वो कला है बच्चों जो आप सीख कर यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग ही आपके स्टडी लाइफ का सबसे टफ माना जाता है, सबसे टफ काम होता है इसको करना, इसी से आप डरते हो। ठीक है, तो ये डर आपके अंदर से मुझे निकालना है, क्योंकि बिना इसके आप जब इस क्लास को करोगे तो आप खुद फील करोगे कि नहीं, मुझे बहुत हेल्प मिला इस क्लास से। क्योंकि आंसर राइटिंग के बिना कभी यूपीएससी को आप क्रैक नहीं कर सकते। मैंने जो महसूस किया बच्चों अपने स्टडी लाइफ में या अपने आपके अध्यापक करियर में, उसमें मैंने यही देखा कि सामान्यतः 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे ताउम्र सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि कब शुरू करूं, कहां से शुरू करूं, कैसे लिखूं, लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। आपके अंदर इतना हेजिटेशन होता है कि आप कभी भी आंसर राइटिंग की स्टार्टिंग ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट जब आप प्री क्रैक करते हो तो डायरेक्ट आप मेंस में, डायरेक्ट एग्जाम पीरियड में आप लिखना शुरू करते हो। तो ऐसे में जब आपने जिस चीज का कभी प्रशिक्षण ही नहीं लिया है, जिस चीज को आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया है, तो विदाउट प्रैक्टिस जब आप फील्ड पर उतरोगे तो आप किस तरह से बैटिंग करेंगे आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं बच्चों। तो यहां पर अगर आपने इस क्लास को ज्वाइन नहीं किया तो इन फ्यूचर ये गारंटी है कि आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, हालांकि मैं अपवाद की बात नहीं करता हूं, लेकिन यही वो चीज है जो आपको बेहतर बनाएगी। तो मुझे उम्मीद है कल से ये क्लास 6 PM पर होगी बच्चों, और आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना हार्डवर्क कर रहा हूं मैं। ठीक है, कई क्लासेस आपके लिए नई स्टार्ट किया हूं मैं। मॉर्निंग में 10 बजे आपके लिए हमने नई क्लास स्टार्ट किया बच्चों, प्लान किया। मैं हर तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि आपको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। यानी जो जो आपको वीकनेस आपके अंदर मुझे लग रही है, खासतौर से हिंदी बेल्ट को लेकर बच्चों, हिंदी बेल्ट के विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं,
मेरा पूरा फोकस उसी पे है कि आने वाले पीरियड में किसी भी तरीके से आपके रिजल्ट को बेहतर किया जा सके। लेकिन फ्री क्लासेस में मैं जितना कर पाऊंगा बच्चों उतना कर रहा हूं, बट आपको सबको पता है कि बिना मेरे सभी को पता बच्चों कि फ्री क्लासेस में कुछ अपनी लिमिट्स होती हैं जहां तक आप कर पाते हैं। दूसरा, मैंने अभी तक देखा बच्चों की अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको द हिंदू, तमाम ऐसे इंग्लिश पेपर हैं जिनका एडिटोरियल आपको उपलब्ध हो जाता है, बट हिंदी एडिटोरियल आपको बहुत मुश्किल से मिल पाता है। जबकि हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं जो बहुत ही रिलेवेंट हैं आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक प्रयास मेरा ये है कि आपको हिंदी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आपको रेगुलर मिले, और ये क्लास मॉर्निंग में 10 AM पर हो रही है। पिछले 2 क्लासेस हो चुकी हैं और कल इसकी तीसरी क्लास होगी बच्चों। हाँ, ये क्लास को ध्यान में रखना है आपको कि ये क्लास आपको मंडे टू फ्राइडे होगी, मंडे टू फ्राइडे होगी बच्चों, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे यानी 5 दिन ये होगी। 5 दिन इस क्लास के होने के बाद यानी 5 दिन हम आपको हिंदी एडिटोरियल के न्यूज़पेपर पढ़ाएंगे, एडिटोरियल पढ़ाएंगे बच्चों, जिनमें से अभी हम 2 पेपर कवर कर रहे हैं। एक पेपर आपका जनसत्ता है, दूसरा इंडियन एक्सप्रेस है। 2 पेपर अभी कवर कर रहा हूं बच्चों। इसके अतिरिक्त 5 दिन के बाद 2 दिन जो आपका वीक में शेष बच रहा है, यानी शनिवार और संडे, 2 दिन जो आपका शेष बचेगा बच्चों, शनिवार और रविवार, ये 2 दिन जो आपका शेष बच रहा है, इस 2 दिन में आपके हफ्ते भर की जो मेहनत होती है, यानी जो 1 हफ्ता आप लगाते हो करंट को पढ़ने में और 1 हफ्ता आप अपना वेस्ट करते हो, मात्र 2 दिन में आपको इस मैराथन शो के अंतर्गत बच्चों, ये जो मैराथन शो आपके लिए मैं ला रहा हूं, ये 2 डेज यानी आने वाला जो अगला सैटरडे होगा, चूंकि आज में भी शायद बुधवार है, तो आने वाला जो अगला सैटरडे होगा बच्चों, वहां से ये क्लास स्टार्ट होगी और उसी टाइम पे मॉर्निंग में 10 AM पर, यानी एडिटोरियल वाले क्लास के टाइम पर बच्चों ये क्लास आपको रखूंगा। ठीक है, जो आपके हफ्ते भर के करंट को एक साथ आपको मिल जाएगा और ये 2-2 घंटे की क्लासेस होंगी बच्चों। अब पूरी समस्या ये है कि क्या आप फ्री क्लासेस से अपने सिलेक्शन को पॉसिबल बना सकते हो बच्चों? तो मे भी मैं अपवाद की बात नहीं करता, बहुत सारे बच्चे हैं जो बना लेते हैं, बट कंपटीशन के टारगेट को देखते हुए, कंपटीशन के तरीके को देखते हुए बच्चों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इसके लिए प्लस प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजें A to Z आपको अनअकैडमी की मिल जाएंगी। यानी आपको यूपीएससी की अगर कंप्लीट तैयारी करना है और अगर आपको बिलीव है कि आप हमारे गाइडेंस में वर्क कर सकते हैं बच्चों, तो हमारी गुजारिश आपसे है कि आप प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। प्लस प्लेटफॉर्म में 2 तरह के प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस और आइकोनिक। आइकोनिक में अनअकैडमी आपको एक सुविधा और देती है, वो है पर्सनल कोच की। ये कोच की सुविधा बच्चों बहुत ही बेहतर है, जो आपको पूरी पर्सनल तरीके से, यानी एक गार्जियन की तरीके से आपको ट्रीट करता है। ठीक है, यानी हर वीकनेस पे आपको क्या करेगा, सलाह देगा, उसको दूर करने की कोशिश करता है। तो ये एक बहुत ही व्यवहारिक तौर पर हमने जो बच्चे लिए हैं, उनसे जो हमारा अनुभव रहा है, उन्होंने जो तारीफ किया, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि इसका बहुत अलग बेनिफिट है। वैसे भी आप 2.5 से 3 लाख रुपए ऑफलाइन में खर्च करते हैं, यहां पर आपको आइकोनिक जो है 2 साल का कोर्स बच्चों, आइकोनिक अगर आप देखें तो 2 साल का आइकोनिक कोर्स आपको मात्र जो है 89,100 में आपको उपलब्ध हो जाएगा। यानी 99,000 जो फी है वो 10% यहां पर डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि आप हमारे रेफरल कोड SKY लाइव, स्काई लाइव को अगर आप यूज करेंगे तो ये कोड आपको 10% डिस्काउंट दे देगा और साथ साथ हमसे जुड़ने का मौका भी देगा। और 12 महीने का यानी 1 साल का जो आइकोनिक कोर्स है वो 57,600 में आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पे लेना चाहते हैं, आप थोड़ा सा अगर कमजोर है बच्चों, तो प्लस प्लेटफॉर्म पर 2 साल का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट के बाद 57,600 में, और 1 ईयर का बच्चों, 1 ईयर का 39,600 में। तो जो भी आपकी जैसी भी कैपेबिलिटी हो, आपकी जो क्षमता हो, उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हाँ, कोई भी कोर्स आप लेंगे तो आपको कंप्लीट तैयारी मिलेगी, यानी प्री मेंस इंटरव्यू सभी कंप्लीट A to Z, आपको कहीं भी 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट अदर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो आप फटाफट 5 को, चूंकि 5 तारीख से बैच है, 5 अक्टूबर से आप यहां पर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, अनअकैडमी पे आपकी फीसेज बच्चों बढ़ने वाली है, फीस इंक्रीज होने वाली है, तो उसके चक्कर में आप अपना 20 से 30% का नुकसान न करें और कोर्स को फटाफट परचेज करें। ठीक है, जब भी आप कोर्स को परचेज करेंगे, आपकी तैयारी की शुरुआत कहां से होगी? जीरो बेस से होगी। कैसे नोट्स बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे रीडिंग स्किल बढ़ाते हैं, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। और ये हमारा कोड है बच्चों, कोड हमारा है SKY लाइव। ठीक है, 10% डिस्काउंट के साथ
आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कोड का उपयोग करके। ठीक है, आइए कोर्स में शुरू करते हैं बच्चों आपकी क्लास को। और क्लास आज हम पढ़ेंगे खानवा का युद्ध। खानवा का सुबह की क्लासेस बच्चों स्टार्ट हो चुकी हैं। मॉर्निंग में 10 AM पर एडिटोरियल आपका हिंदी स्टार्ट हो चुका है, आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आवाज़ हमारी सभी लोगों तक पहुंच रही है, एक बार आप लोग लाइक एंड शेयर करिए, बाकी लोग भी क्लास से जुड़ सकें, चूंकि कल क्लास गैप हो गया था बच्चों। सभी को हमारी तरफ से नमस्कार बच्चों, बहुत सारा प्यार आप लोगों को। रेशमा, मधु, अंजलि, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो चलिए आज खानवा के युद्ध की चर्चा करते हैं। एग्ज़ाम बच्चों आप सभी लोगों का 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो रहा है, उसको लेकर कोई भी मन में डाउट आप मत रखिए। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आपका जो टेम्परामेंट है एग्ज़ाम को लेकर वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चलें, खानवा का युद्ध बच्चों किसके किसके बीच हुआ? ये युद्ध होता है बाबर के बीच और बच्चों दूसरा है राणा सांगा के बीच। ठीक है, और कहा जाता है कि बाबर ने हिंदुस्तान को पानीपत के युद्ध से नहीं बल्कि खानवा के युद्ध से जीता। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता बच्चों? ऐसा क्यों कहा जाता है कि बाबर ने हिंदुस्तान को खानवा के पानीपत के युद्ध से नहीं बल्कि खानवा के युद्ध से जीता? ठीक है, एकदम उसी तरीके से जैसे अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को मुगलों से नहीं बल्कि किससे छीना? मराठों से छीना। हिंदुस्तान को मुगलों से नहीं बल्कि किससे छीना? मराठों से छीना। ठीक है, उसी तरह यहां पर स्टेटमेंट दिया जाता है कि बाबर ने हिंदुस्तान को पानीपत के युद्ध से नहीं बल्कि खानवा के युद्ध से छीना। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से जब अंग्रेज जो है हिंदुस्तान में अपना कदम मजबूत करना शुरू किए तो उस समय मुगलिया सल्तनत में इतनी ताकत, इतनी पावर नहीं थी कि वह उनको रोक पाती। ठीक है, जिस समय अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर अपने राजनीतिक अधिकार किए उस समय हिंदुस्तान की सबसे श्रेष्ठ शक्ति कौन थे? मराठे थे बच्चों। मराठे उस समय के सबसे श्रेष्ठ पावर हुआ करते थे और इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तान को मराठों से जीता, न कि मुगलों से जीता। वही चीज यहां पर लागू होती है। जिस समय पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करता है कौन? बाबर। इब्राहिम लोदी की सत्ता में उतनी मजबूती नहीं थी कि उनको हरा देने से हिंदुस्तान पर बाबर का अधिकार हो जाता। जब तक राणा सांगा, राजपूत शासक राणा सांगा जब तक पराजित न होता बच्चों, तब तक हिंदुस्तान जो है वो बाबर के हाथों में सुरक्षित नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि उस समय उत्तर भारत की, मैं पूरे भारत की बात नहीं करूंगा बच्चों, क्योंकि पूरे भारत की अगर बात करेंगे तो उसमें आपके महान शासक कृष्णदेवराय का नाम भी आ जाएगा। लेकिन उस समय हिंदुस्तान 2 टुकड़े में बटा हुआ था, उत्तर और दक्षिण भारत में। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि आप अगर कहिए तो उत्तर भारत कई राजनीतिक खंडों में विभाजित था। ठीक है, लेकिन उत्तर भारत में अगर आपको बाबर को सत्ता स्थापित करना था तो ऐसे में राणा सांगा की पराजय बच्चों क्या थी? निश्चित थी, क्योंकि राणा सांगा अगर पराजित न होता तो दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार सुरक्षित न होता। इसलिए खानवा का युद्ध बच्चों अनिवार्य था और बाबर वापस जाने के मूड में नहीं था, क्योंकि कहा जाता है कि आगरा में राणा सांगा भी बाबर से मिले थे बच्चों और इस उम्मीद के साथ मिले थे कि बाबर वापस चला जाएगा इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद और दिल्ली और आगरा राणा सांगा के हाथ में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बच्चों नहीं हुआ और इस वजह से युद्ध जो है दोनों के बीच क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। तो एक तरह से देखिए तो इन्होंने स्वयं जो है समस्या को अपने घर में आने का न्योता दिया था। कौन? राणा सांगा। तो दोनों के बीच जो युद्ध हुआ बच्चों, उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। खानवा एक गांव का नाम है। खानवा क्या है बच्चों? एक गांव का नाम है खानवा। और ये खानवा जो है राजस्थान के भरतपुर जिले में है बच्चों। राजस्थान के भरतपुर जिले में
राजस्थान के भरतपुर जिले के खानवा ग्राम में ये युद्ध हुआ था। खानवा ग्राम में युद्ध हुआ बच्चों, और ये आगरा से 37 मील दूर बताया जाता है। उस समय बाबर कहाँ था बच्चों? आगरा में था, और आगरा से ये 37 मील दूर खानवा है बच्चों। कहते हैं कि जब बाबर खानवा के मैदान में पहुंचा तो इनकी सेना, बाबर की सेना बच्चों, ये लड़ने से क्या करती है? इनकार कर देती है। और इनकार करने का कारण क्या था? कहा जाता कि बाबर की सेना थकी हुई थी, बहुत दिनों से घर से बाहर थी, अलग जलवायु होने के कारण बहुत सारी समस्याएं शारीरिक रूप से थी बच्चों। लेकिन बाबर जैसा एक योग्य नेतृत्व करता, वो युद्ध की पराजय को अपने सैनिकों के वजह से हारना नहीं चाहता था। और कहा जाता है कि बाबर बच्चों इस खानवा के युद्ध में अपने नेतृत्व क्षमता का क्या करता है? उपयोग करता है। जिस तरह सिकंदर ने झेलम के युद्ध में अपने नेतृत्व की क्षमता का उपयोग किया था, उसी तरह बाबर यहाँ अपने नेतृत्व की क्षमता का क्या करता है? उपयोग करता है। और यहाँ पर उसने जिहाद का क्या किया? नारा दिया। जिहाद का नारा दिया बच्चों। जिहाद का संबंध जो है धार्मिक उन्माद से माना जाता है। धार्मिक उन्माद कहा जाता है बच्चों। इसका मतलब है कि बाबर ने धर्म का सहारा लिया अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जिहाद का मतलब होता है कि जब किसी एक समुदाय विशेष को आपका विरोधी घोषित कर दिया जाए धर्म के आधार पर। यहां पर उन्होंने हिंदुस्तानियों को काफिर घोषित किया और उनकी हत्या करना, उनसे युद्ध करना जो है मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य बताया गया। जिहाद का मतलब होता है कि जब धर्म के नाम पर किसी को उकसाया जाए। यहां पर जिहाद का नारा दिया उसने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए बच्चों। और कहा जाता है कि वो भाषण देते समय उसने कहा कि जिंदगी में जब किसी व्यक्ति को कोई निर्णय ले लेना चाहिए तो मरते दम तक उस निर्णय पर अडिग रहना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह धर्म के क्या है? विरुद्ध है बच्चों। वो अपने सैनिकों को मोटिवेट कर रहा है, वो उत्साहित कर रहा है। उसने शराब को प्रतिबंधित कर दिया। शराब को पूरी तरह से क्या करता है? बैन कर देता है। जितने भी शराब की वो चीजें थी सारी चीजें नष्ट कर देता बच्चों। और इस तरह कहा जाता है कि एक बेहतरीन वक्ता के रूप में वह जिहाद का नारा देते हुए अपने सैनिकों में उसने क्या किया? जोश भरा, और तब जाकर उसके सैनिक जो है युद्ध के लिए क्या होते हैं? तैयार होते हैं। अब जो युद्ध खानवा में हुआ बच्चों, इस खानवा युद्ध में यानी 16 मार्च 1527 को युद्ध एक दिन में ही पूरी तरह से निर्णय हो गया। कहते हैं जब पूरी तरह से आप जोश में हो तो बहुत लंबा समय नहीं लगता किसी काम को करने में। यही खानवा का युद्ध अगर बिना मोटिवेशन के अगर बाबर लड़ा होता तो शायद ये कई दिन चलता। लेकिन कहते हैं कि सेना उसकी इतनी जोश में थी कि मात्र कुछ घंटों में ही राणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए। कहा जाता है कि इस युद्ध में बाबर ने एक बेहतर तुगलमा नीति का क्या किया? प्रदर्शन किया। तुगलमा नीति कल हम आपको बताए थे। इस युद्ध में भी बाबर क्या करता है? तुगलमा पद्धति का उपयोग करता बच्चों। तुगलमा पद्धति का यहां पर बाबर क्या करता है? उपयोग करता है। ठीक है। और तुगलमा युद्ध पद्धति जो है यहां पर किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? मलिक कासिम के द्वारा। और मलिक अतफा नाम था बच्चों। मलिक कासिम, इसका नेतृत्व कौन करता है? मलिक कासिम। मलिक कासिम। ठीक है। तुगलमा युद्ध पद्धति कल हमने आपको बताया था कि साइड से सेना को लगाना, और जब आमने सामने सेना युद्ध करने लगे तो बगल की सेना पीछे से विरोधी सेना को क्या करे? घेर ले। ठीक है। और एकाएक जो है वो हमला तब करे जब विपक्ष की सेना क्या हो जाए? थकी रहे। और एकाएक जब हमला होता है तो ऐसी कंडीशन में विपक्ष क्या होता है? पराजित हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर यहां पर देखा जाए बच्चों तो राणा सांगा भी कम योग्य नहीं था। राणा सांगा भी बच्चों कम योग्य नहीं था। एक वीर योद्धा था राणा सांगा। ठीक है। कहा जाता है कि इसने अपने राजपूत बिरादरी को, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कहा जाता है कि इसने अपनी राजपूत बिरादरी को पाखी पेतन परंपरा के आधार पर उसने सभी राजपूतों को क्या कर लिया? सहयोग ले लिया था। यानी अन्य राजपूत सरदारों का भी उसने क्या किया? इस युद्ध में
सहयोग प्राप्त किया। राजपूत सरदारों का किया था, योद्धाओं का नहीं, ध्यान रखिएगा। उसने राजपूत सरदारों का बच्चों यहां पर क्या किया, सहयोग प्राप्त किया। ठीक है, और सहयोग प्राप्त करने के बाद कहा जाता है कि इनकी सेना का जो अनुपात था, इनकी जो सेना का अनुपात था, सेना अनुपात बच्चों वो 1:8 था। यानी जो राणा सांगा की सेना थी बच्चों, वो बाबर की सेना से 8 गुना क्या थी, अधिक थी। बाबर की सेना से 8 गुना बच्चों क्या थी, अधिक थी। लेकिन फिर भी बाबर की सेना ने मात्र कुछ घंटों में ही राणा सांगा की सेना को क्या करती है, पराजित कर देती है। हालांकि युद्ध करने से पहले बच्चों कहा जाता कि एक सूफी था जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ, उसने बाबर को लेकर एक भविष्यवाणी कर दिया था, मोहम्मद शरीफ साहब ने, कि आप ये युद्ध जीत नहीं पाएंगे। लेकिन बाबर जैसा योद्धा जो है बच्चों, कभी कभी अगर आपके अंदर साहस और धैर्य हो तो आप अपनी नसीब को भी मोड़ने की क्षमता रखते हो बच्चों। कहते हैं ना कि हाथ की हर लकीर कभी सच नहीं बताती। मैंने कहने का मेरा मतलब है कि जो हाथ की आपकी लकीरें होती बच्चों, वो हमेशा सच नहीं होती। कभी कभी आदमी अपने कर्मों से अपने हाथ की लकीरें बनाता है। तो बाबर उन्हीं योद्धाओं में से एक था। वह जब मोहम्मद शरीफ ने उसके बारे में भविष्यवाणी किया कि आप ये युद्ध कभी जीत नहीं पाओगे, खानवा के युद्ध के बारे में, तो बाबर उससे बच्चों तनिक भी हतोत्साहित नहीं हुआ। क्योंकि बाबर एक ऐसे योद्धाओं में था कि जो हर नकारात्मक चीज से उसमें सकारात्मक चीजें खोजने की कोशिश करता था। हर निगेटिविटी को वो चैलेंज के रूप में लेता था, चुनौती के रूप में लेता था बच्चों। तो ये चीज आपके जीवन में भी बार बार आती है। आपको समाज में, सोसाइटी में हमेशा बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो नकारात्मक बातें आपके साथ करते हैं। आप जब अपने घर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, 1 साल 2 साल में जब आप कोई सकारात्मक या पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं तो आपको समाज में बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जिंदगी में बच्चों पैसा महत्वपूर्ण नहीं होता, समय महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि समय बीतने के बाद आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे बर्डन, आपके स्वयं, आपके परिवार के, आपके समाज के ऐसे बहुत सारे बाह्य कारक आपको परेशान करना शुरू करते हैं, जहां पर आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो कार्य क्षमता है वो उतनी बेहतर तब नहीं रह जाती जितना स्टार्टिंग में होती है। और अगर आपने शुरू में ही एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ और एक बेहतर गाइडेंस में अगर आप 1 साल 2 साल पूरी तरह से एक एनर्जी के साथ, एक पोटेंशियल के साथ आप काम कर लेते हो तो सफलता आपके सामने होती है। लेकिन जब आप मिसगाइड होते हो, एक लंबा समय आपका बीत जाता है, तो कहीं न कहीं समाज की बहुत सारी चीजें आप पर भी आपको क्या करती हैं, हतोत्साहित करना शुरू कर देती हैं। तो वैसे में भी, ऐसी कंडीशन में भी जो बच्चा उस नकारात्मकता को भी चैलेंज के रूप में लेता है तो वो भी रिजल्ट देता है बच्चों। वही चीज यहां पर बाबर के साथ हुई। बाबर ने भी, कहा जाता है कि मोहम्मद शरीफ ने जब बाबर को इस बारे में ऐसा कहा तो बाबर ने इनकी बात को स्वीकार किया एज अ चैलेंज, और वो खानवा के युद्ध में उसने बखूबी बच्चों राणा सांगा जैसे वीर योद्धा को मात्र कुछ घंटों में ही क्या कर दिया, पराजित कर दिया, लहूलुहान कर दिया। युद्ध मैदान से इनको अपना नकली, अपना डुप्लीकेट इनको अपने उस पर बैठा कर भागना पड़ा। अगर ये भागते न बच्चों तो शायद इनकी जान युद्ध क्षेत्र में ही मारी जाती और ये दूसरे शहीद कहे जाते राणा सांगा, क्योंकि इब्राहिम लोदी इनसे पहले मर चुका था। तो बहुत ही आसानी से जिसकी लोगों ने उम्मीद किया था उतना यहां पर नहीं देखा गया और बड़ी आसानी से यह युद्ध जो है बच्चों, राणा सांगा क्या हुआ, हार गया और बाबर आसानी से युद्ध को जीत लिया। ठीक है, और यहां पर युद्ध जीतने के बाद बाबर बच्चों क्या करता है, गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी की उपाधि धारण किया बच्चों, और कहा जाता है कि अपने सैनिकों को बड़े स्तर पर यहां धन का क्या करता है, वितरण करता है। लूट में पाया गया जो धन था बच्चों, बड़े खुशी से उसने अपने सैनिकों में क्या किया, बांटा। क्योंकि उसको पता था कि हमने सिर्फ राणा सांगा को नहीं बल्कि हिंदुस्तान को जीता है। क्योंकि अब हिंदुस्तान का कोई योद्धा नहीं था जो बाबर की विजय पताका को क्या करता, रोक पाता। ठीक है, इसके बाद जो युद्ध लड़े गए वो उसके जीवन के मात्र प्रशिक्षण थे बच्चों, वो कोई युद्ध नहीं थे। यानी चंदेरी और खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध, ठीक है, जो उसके जीवन के 2 और युद्धों में गिना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे के युद्धों को भी। आगे के युद्धों को देखिए बच्चों, चलिए
बच्चों आपस में कहाँ झगड़ा कर रहे हो आप लोग? आप लोग अच्छा आपस में ही अच्छा झगड़ा उगड़ा कर लेते हो, बढ़िया। पायल, अच्छा आप लोग ऑनलाइन इतना बढ़िया लड़ लेते हो बच्चों, अगर सामने होते तो क्या हालत होती आप लोगों की? मान लीजिए कभी आमने सामने मुलाकात हो गई, आप लोग तो कैसे लड़ोगे? कैसे लड़ोगे बेटा रेशमा? नमस्ते नमस्ते। नहीं, लड़ लो आप लोग तब आगे बढ़ते हैं। लड़ लो बच्चों, आगे तब बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए लड़ लीजिए। हाँ देखिए आगे चलते हैं खानवा के चंदेरी के युद्ध में। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी भी बच्चों एक राज्य और रियासत था, ठीक है। और चंदेरी का युद्ध ये 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया बच्चों। ये 29 जनवरी 1528 को जनवरी 1528 को लड़ा गया। किसके किसके बीच? चंदेरी के शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच। मेदिनी राय और बाबर के बीच, ठीक है। ये वही युद्ध है बच्चों जिसमें शेर शाह सूरी, इस युद्ध में शेर शाह सूरी बाबर की तरफ से लड़ा था। किसकी तरफ से लड़ा बच्चों? बाबर की तरफ से लड़ा था, ठीक है। ये युद्ध बच्चों शेर शाह सूरी जो है बाबर की तरफ से लड़ा था, ठीक है। और इस युद्ध में मेदिनी राय बच्चों बहुत ही आसानी से क्या हुआ? पराजित हो गया। और युद्ध में पराजय के उपरांत कहा जाता है कि यहाँ की महिलाओं ने बच्चों जौहर व्रत ग्रहण कर लिया था। यहाँ की महिलाओं ने अपने मान सम्मान के लिए जौहर व्रत बच्चों क्या किया? ग्रहण किया। जौहर व्रत ग्रहण कर लिया। जौहर व्रत का मतलब होता है कि जब महिलाएं अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, जब महिलाएं बच्चों अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए क्या करें? मान सम्मान की रक्षा के लिए बच्चों वह जलती हुई अग्नि में सामूहिक रूप से क्या करे? प्रवेश करे। जलती हुई अग्नि में जब सामूहिक रूप से आत्मदाह कर ले महिलाएं, उसे जौहर कहा जाता है। और जब एक स्त्री कोई अपने पति की चिता पर, पर्टिकुलर अपने पति की चिता पर जले, तो उसे सती प्रथा कहा जाता है बच्चों। आज पता नहीं क्यों थकावट लग रही, पढ़ाने का मन बहुत नहीं कर रहा है, लेकिन चलिए पढ़ाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। दूसरा देखिए, तो जौहर व्रत का एग्जाम्पल, और माना जाता है कि बाबर ने चंदेरी में भी जिहाद का नारा दिया था। यहां भी उसने बच्चों जिहाद का नारा दिया। जैसे जिहाद अगर पूछा जाए तो आप खानवा युद्ध ही कहेंगे, लेकिन कभी कभी अगर दोनों विकल्प में दे दे और तीसरा विकल्प आपको बोथ दे दे बच्चों, तो ये जानते रहिए जिहाद का नारा जो है बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद जो है चंदेरी के युद्ध में दोबारा उसने दिया था। लेकिन अक्सर बच्चों जब भी पूछे खानवा अगर विकल्प में है तो आप खानवा को ही आंसर करेंगे, ठीक है। और कहा जाता है इस युद्ध में सूरवंश का नेतृत्वकर्ता, जो आगे चलकर बच्चों सूरवंश का नेतृत्वकर्ता बनेगा, यानी शेर शाह सूरी, इस युद्ध में बाबर की तरफ से वो चंदेरी के शासक मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा था। और कहा जाता है कि युद्ध समापन के बाद जब शाम को भोजन का आयोजन हुआ, तो बाबर जब अपने सैनिकों का निरीक्षण कर रहा था बच्चों,
तो उसने शेरशाह सूरी को देखा तो उसने अपने अधिकारियों से कहा कि इस व्यक्ति का ललाट देखकर यह लगता है कि भविष्य में विद्रोही बनेगा। और बच्चों, यह शेरशाह सूरी था जिसने ये कहा था कि अगर मौका मिला तो हम हिंदुस्तान से बहुत बाहर आपको खदेड़ेंगे। और खदेड़ा भी। हुमायूं को पूरे जीवन का 15 साल बच्चों ईरान में बिताना पड़ा। तो कभी कभी जो योद्धा होता है बच्चों, जो वीर होता है, उसके मस्तक पर उसकी विजय लिखी होती है। वैसे ही गुरु होता है बच्चों, भले ही उसके 100 विद्यार्थी हों, लेकिन वो जब पढ़ाता है तो कुछ लोगों को देखकर वो समझ लेता है कि तीर का निशाना लगाने की क्षमता इस विद्यार्थी में है, ठीक है, और बाकी को तराशने की कोशिश वो करता है। लेकिन कुछ विद्यार्थी होते हैं कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी गुरु कुछ भी कर ले, वो जन्म से कसम खाए रहते हैं नहीं हम नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, ठीक है। तो ऐसा न करिए आप लोग भी, ठीक है। फ्री की क्लास होती है तो आप आपस में बात करते हो, आपस में टीका टिप्पणी करते हो। कम से कम सामने वाला अगर 1 घंटे आपको चिल्ला रहा है, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है आपके सामने, ठीक है, आपसे क्या मांग रहा है? कुछ मांगा मैंने आपसे, कुछ दिया आपने? कुछ नहीं दिया। लेकिन कम से कम अपनी जिंदगी का 1 घंटा जो वेस्ट कर रहे हो उसको सही से गुजार तो लो। फ्री क्लास ही सही, लेकिन कम से कम 1 घंटे आप कंसंट्रेट होकर चीजों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। आप जिंदगी में जवाब नहीं दे पाओगे इन फ्यूचर में। जब आप 25 साल क्रॉस करोगे ना, तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी कि मैंने अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय कहीं न कहीं व्यर्थ कर दिया, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो ऐसा न करिए आप लोग, ठीक है। और सच्चाई ये होती है कि जब आप नॉन सीरियस होते हैं ना, तो सामने वाले का भी पढ़ाने का मन नहीं करता है। समझ रहे हैं? अगला है आपका घाघरा का युद्ध। घाघरा नदी है बच्चों, घाघरा का युद्ध ये ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया है। ये एकमात्र युद्ध है बच्चों जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया है। जल और थल दोनों पे लड़ा गया। ये एकमात्र युद्ध है जो जल और थल बच्चों दोनों पे लड़ा गया है। और ये युद्ध जो है, एक तरफ बाबर अकेले है और एक तरफ जो है पूरा संघ है। तो संघ में कौन कौन है आइए देखिए। ये युद्ध जो है 6 मई 1529 को लड़ा गया। एक तरफ कौन है? बाबर। एक तरफ बच्चों कौन है? बाबर है। और एक तरफ जो है संघ है। संघ में कौन कौन है? संघ में बच्चों महमूद लोदी है। ये महमूद लोदी कौन है? ये महमूद लोदी बच्चों सिकंदर लोदी का बेटा है, यानी इब्राहिम लोदी का भतीजा है, ठीक है। और दूसरा आपका नुसरत खां है। दूसरा कौन है? नुसरत खां। नुसरत खां ये कौन है? ये बंगाल का शासक है। तीसरा आपका कौन है? शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी है। तो अब शेरशाह सूरी विरुद्ध में लड़ रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चंदेरी में लड़ा किसके साथ? बाबर के साथ। चंदेरी में बाबर के साथ लड़ा और यहां पर विरोध में लड़ रहा है घाघरा के युद्ध में, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि जब बच्चों जब बाबर इस युद्ध को शुरू किया तो बाबर ने ये सोचा नहीं था कि हम युद्ध को इतने आसानी से जीत पाएंगे, लेकिन उसने बड़े आसानी से इस संघ को क्या कर दिया? पराजित कर दिया बच्चों। घाघरा युद्ध में उसने बड़े आसानी से इस संघ को क्या किया? पराजित कर दिया। और इस तरह बच्चों 3 युद्ध जो है बाबर अपने जीवन में, 4 युद्ध जो है बाबर अपने जीवन में भारत में लड़ा और चारों महत्वपूर्ण युद्धों का हमने उल्लेख कर दिया, ठीक है। तो ये 4 युद्ध बच्चों, 4 युद्ध जो है बाबर यहां पे लड़ता है। 4 युद्ध, ठीक है। एक बार बच्चों लाइक एंड शेयर करिए। अब हम बात करेंगे बच्चों बाबर की अपनी आत्मकथा जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा करते हैं बच्चों। तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, ठीक है। तुजुक ए बाबरी ये बाबर की क्या है? आत्मकथा है।
और जानते हैं बच्चों, मुगलिया सल्तनत का पहला बादशाह था जिसने अपनी आत्मकथा पहली बार लिखी। इसीलिए एक इतिहासकार ने मुगल सल्तनत में आत्मकथा लेखन का जन्मदाता माना है किसको? बाबर को, क्योंकि बाबर पहला व्यक्ति था जिसने अपनी आत्मकथा को क्या किया? लिखा। इसके बाद दूसरा शासक है कौन? जहांगीर, जिसने तुजू के जहांगीरी के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। यानी 5 बादशाहों की अगर हम बात करें तो बच्चों, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सीक्वेंस नहीं पता होगा, तो बाबर है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद बच्चों अकबर, अकबर जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, तो इन शासकों में, जिसको आप मुख्य मुगल वंश कहते हैं, इनमें 2 शासक ऐसे थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। तो पहला शासक आपका है कौन? बाबर, जिसने तुजू के बाबरी नामक अपनी आत्मकथा लिखता है। और किस भाषा में बच्चों? तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। ठीक है, तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। लेकिन आगे चलकर बच्चों इस बाबरनामा का कई इतिहासकारों के द्वारा अनुवाद कराया गया। कहा जाता है कि जब बाबर जिंदा था बच्चों, बाबर जब जिंदा था तो बाबर के जिंदा रहते ही शेख जेतुद्दीन, ध्यान दीजिएगा, फारसी के अनुवाद की अगर हम बात करें कि इसका फारसी भाषा में अनुवाद, तो फारसी भाषा में इसका अनुवाद जो बच्चों, फारसी भाषा में बाबर के समय इसका अनुवाद, बाबर के समय इसका अनुवाद शेख जेतुद्दीन, शेख जेतुद्दीन ने इसका अनुवाद किया था जब बाबर जिंदा था बच्चों। लेकिन बाबर, फारसी भाषा की बात कर रहा हूं, आपको कई भाषाओं में बताऊंगा, फारसी में भी और अरबी में भी, इंग्लिश में, फ्रेंच में, हर भाषा में आप इसको सुन लीजिए। हुमायूं के समय जो है इसे 2 लोगों ने अनुवादित किया था। हुमायूं के समय इसे फारसी में जैन खां और पायंदा खां, 2 लोगों ने इसे अनुवादित किया, पायंदा खां। ठीक है, और इसके बाद जो है अकबर के समय बच्चों, अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के समय इसे अब्दुल रहीम खान खाना ने, अब्दुल रहीम खान खाना बच्चों समझ रहे हैं ना, ये बैरम खां के बेटे थे अब्दुल रहीम खान खाना बच्चों। ठीक है, और शाहजहां के समय अब्दुल तालिब तुर्बती, अब्दुल तालिब तुर्बती, शाहजहां के समय किसने किया? अब्दुल तालिब तुर्बती। अब देखिए, ये रहा इनका फारसी अनुवाद, यानी तुर्की का, यानी तुजू के बाबरी का तुर्की भाषा में लिखी गई थी बाबर के द्वारा। किसने लिखा बच्चों? इसको बाबर ने लिखा। ठीक है, बाबर ने लिखा। और फारसी भाषा में इसका अनुवाद जो है इन 4 बादशाहों के समय किया गया, अलग अलग लेखकों के द्वारा। ठीक है, अलग अलग लेखकों के द्वारा। अब देखिए, कहते हैं इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद पहली बार किसके द्वारा किया गया बच्चों? तो यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है, दोनों को बहुत ध्यान समझिएगा। अंग्रेजी अनुवाद कई लोगों ने किया है। देखिए, जो फारसी भाषा में लिखी गई, जो बाबर ने, इसी को बाबरनामा भी कहते हैं बच्चों, इसी को बाबरनामा भी हम कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तुजू के बाबरी और बाबरनामा। तो जब फारसी भाषा में अनुवाद हुई बाबरनामा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, जो बाबरनामा फारसी भाषा में लिखी गई, फारसी भाषा में जो बाबरनामा हुई, यानी जो बाबरनामा फारसी भाषा में थी, ध्यान दीजिए, फारसी भाषा में जो बाबरनामा थी बच्चों, इसका अंग्रेजी अनुवाद लीडिन और अर्शकिन ने किया। ध्यान दीजिए, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इसका अंग्रेजी अनुवाद 2 लोगों ने किया, एक लीडेन, दूसरा अर्शकिन। लीडेन एवं अर्शकिन ने इसका बच्चों अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, किसका? जो फारसी भाषा में अनुवादित की गई थी। और ध्यान दीजिए, जो मूल तुर्की भाषा में थी,
तो तुर्की भाषा वाले बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद बच्चों, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? बेवरिज के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बेवरिज के द्वारा। ठीक है, और बेवरिज ने जो अनुवाद किया उस किताब का नाम क्या रखा गया? मेमायर शाफ बाबर। उस किताब का नाम रखा गया मेमायर शाफ बाबर। तो ये अपने दिमाग में एकदम आप लोग बैठा लीजिएगा कि जो फारसी भाषा में बाबरनामा या तुजुक बाबरी थी उसका अंग्रेजी अनुवाद लीडेन और अरसकिन के द्वारा किया गया। लीडेन और अरसकिन के द्वारा बच्चों। लेकिन जो मूल तुर्की भाषा में बाबर की थी उसे अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? बेवरिज ने किया। किस नाम से? मेमायर शाफ बाबर के नाम से। मेमायर शाफ बाबर के नाम से बच्चों। ये क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? ये क्लियर हुआ? मधु गोंड, सूर्या मिश्रा, क्लियर हुआ बच्चों ये? अब देखिए, तो ये दोनों अक्सर पूछा जाता है, लेकिन जब हम कंफर्म नहीं होते हैं तो अक्सर हमसे क्या होती है? गलती हो जाती बच्चों। तो यहां आपको गलती करने की जरूरत नहीं है। इसका फ्रेंच भाषा में अनुवाद जो है, फ्रेंच भाषा में इसका अनुवाद एल्फिस्टन ने किया था। फ्रेंच भाषा में इसे किसने अनुवादित किया था? एल्फिस्टन ने। एल्फिस्टन द्वारा इसका फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया गया था। एल्फिस्टन ने बच्चों इसको फ्रेंच भाषा में क्या किया था? अनुवादित किया था। ठीक है, फ्रेंच भाषा में एल्फिस्टन द्वारा इसे अनुवादित किया गया था। तो ये रही आपके बाबरनामा की स्टोरी बच्चों। ये रही बाबरनामा की स्टोरी। और कहा जाता है कि जिस समय हिंदुस्तान में बच्चों बाबर आया तो बाबर के साथ कुछ बड़े महत्वपूर्ण लेखक आए थे, जिनमें आपके सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं मिर्जा हैदर दुलगत, नासिर समरकंदी, और कम से कम, हालांकि 4 नाम है, अब्दुल वाहिद फरिंगी, नासिर समरकंदी, जैनुल आबदीन और मिर्जा हैदर दुलगत। ये बाबर के साथ आए हुए कवि थे। इनके नाम को भी आप जानते रहिए। बाबर के साथ आए कवि, इनमें बच्चों सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है वो है मिर्जा हैदर दुलगत का। ठीक है, लेकिन पहला नाम आपको लिखना है तो लिख लीजिए अब्दुल फरीदी। अब्दुल फरीदी। मिर्जा हैदर दुलगत। मिर्जा हैदर दुलगत। एक नाम आप और नोट कर लीजिएगा, जैनुल आबदीन। ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 नाम बहुत है, ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है। जैनुल आबदीन। ये जैनुल आबदीन कश्मीर का शासक नहीं बच्चों, क्योंकि अकबर के समय कश्मीर का शासक भी था जैनुल आबदीन। ये 3 कवि हैं जो बाबर के समय उसके साथ हिंदुस्तान आए थे। और कहा जाता बच्चों कि बाबर, चूंकि 4 साल का जीवन बाबर का रहा, चूंकि 1526 से 1530 तक का कार्यकाल बाबर का हिंदुस्तान में रहा, और दुर्भाग्य था बच्चों कि एक योग्य नेतृत्व क्षमता होने के बावजूद बाबर का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा। मात्र 4 सालों तक ये जीवन अपना बाबर बिता पाया हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान की जलवायु से बड़ी उसको बहुत लगाव हो गया था बच्चों। यहाँ के जलवायु की वो बड़ी तारीफ करता है। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य था कि मात्र 4 सालों में ही इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मरने के बाद जो है इसे आपके आगरा के नज़दीक जो है आराम बाग है, वहाँ पर इसको दफना दिया जाता है। लेकिन जब सूर्यवंश की शासन आया, सूर्यवंश की सत्ता जब आती हिंदुस्तान में बच्चों, तो सूर्यवंश के समय इनकी जो पत्नी थी, उन्होंने, जिनका नाम था मुबारक यूसुफ जई, इनकी पत्नी का नाम था, बाबर की पत्नी का नाम था बच्चों मुबारक यूसुफ जई। मुबारक यूसुफ जई। इन्होंने यहाँ से यानी आगरा से
इनकी हड्डियों को पुनः ले जाकर इन्होंने क्या किया, काबुल में बच्चों इनका क्या किया, मकबरा बनाया। कहां पर, काबुल में। तो कहते हैं ना कि इनकी पत्नी ने अपनी पूरी वफादारी निभाया और वर्तमान में काबुल में ही इनका क्या है बच्चों, मकबरा बना हुआ है बाबर का, जो पहले कहाँ था, आगरा में, आराम बाग में। लेकिन जहां तक बाबर की मृत्यु की बात है तो बाबर की मृत्यु को लेकर अलग अलग साहित्यों और अलग अलग लेखकों के द्वारा अलग अलग बातें कही गई हैं। जैसे सामान्य तौर पर दो बातें आपको जानना चाहिए। एक तो ये कि इनकी पुत्री गुलबदन बेगम थी बच्चों, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था हुमायूंनामा, ठीक है। और उस हुमायूंनामा में उन्होंने लिखा है कि मेरे पिता बाबर की मृत्यु जो है वो इब्राहिम लोदी की माँ के द्वारा दिए गए विष से हुआ। यानी इब्राहिम लोदी मरा था 26 में और उसकी माँ ने विष दिया बच्चों, और उस विष से बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसा आरोप लगाया किसने, हुमायूंनामा में गुलबदन बेगम यानी इनकी बेटी ने, ठीक है। लेकिन एक और कथानक है इनके बच्चों, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके 4 बेटों में सबसे बड़ा बेटा कौन था, हुमायूं, जिसको बेहद प्यार करते थे बच्चों। और कहा जाता है कि एक बार हुमायूं जो है बहुत बीमार हो जाता है तो मीर बका नामक एक सूफी था, जिससे उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा। तो उसने कहा कि हे बाबर, आप अपनी ज़िंदगी में जो सबसे प्यारी चीज़ आपकी हो, जो आपको सबसे प्यारी चीज़ है, आप उसे खुदा को दान कर दीजिए, आपका बेटा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो कहा जाता है कि मतलब इसको उस तरीके से थोड़ा बताते हैं कि मैंने सूफी ने कहा कि आपके बेटे हुमायूं को जो सबसे प्यारी चीज़ हो, आपके बेटे हुमायूं की जो सबसे प्यारी चीज़ है उसे आप दान करिए अल्लाह को, और हुमायूं आपका जो बेटा है वो ठीक हो जाएगा। तो कहा जाता है कि बाबर ने जब इस बात पर विचार किया कि मेरे बेटे हुमायूं की सबसे अजीज चीज़ क्या है, किस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है, तो उसने पाया कि मुझसे ज़्यादा पसंद तो हुमायूं किसी को नहीं करता। उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु या चीज़ जो है वो कौन है, वो स्वयं मैं हूँ। और कहा जाता है कि बच्चों उसने अल्लाह को अपने आप को दान कर दिया। बाबर जो है स्वयं अपने आप को ईश्वर को दान करता है, और धीरे धीरे बाबर जो है बीमार होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे हुमायूं जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ये कई कहानियां हैं, ठीक है। तो बाबर हालांकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा बच्चों, तो बाबर अंततः क्या होता है, मरता है। और जो भी मरा, जिस तरह से मरा बच्चों, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और रही बात इनके दीवान पद्धत की और मुबैयान शैली की और बाग शैली की बच्चों, तो वो कला में डिस्कस किया जाएगा। और बाबर जो है आपका समाप्त होता है, ठीक। तो आपको भी अब कल जो है आपकी नई क्लास होगी, नए सिरे से बच्चों, ठीक है। आज तो पढ़ाने का मूड नहीं था, लेकिन फिर भी आपको बच्चों हमने पढ़ा दिया। तो बाबर आपका समाप्त होता है और कल से आपकी शुरुआत होगी बच्चों। कल से आपकी हुमायूं, यानी कल हुमायूं चर्चा करेंगे, और हुमायूं के साथ साथ कल सूरवंश जो है आपको डिस्कस करेंगे बच्चों। तो 4 अक्टूबर को जो एग्जाम जिसका है वो बच्चा पूरी तरह कंफ्यूज ना हो, आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें बच्चों, और ईश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगी। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में अपीयर होइए, मस्त रहिए एकदम जो है। और 4-5 अक्टूबर से बच्चों नई बैच हमारी स्टार्ट हो रही है। तो जो बच्चा बैच को ज्वाइन करना चाहता है मोस्ट वेलकम है। कोड हमारा बच्चों SKY लाइव है, और प्लस कोर्स आपका 57,600 और 1 ईयर का 39,600। और अगर आपको बच्चों आइकॉनिक लेना है तो 10% डिस्काउंट के बाद 89,100 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जहां पर आप कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं, ठीक है। 5 अक्टूबर को वर्ड हिस्ट्री से न्यू और फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। तो यहां से आप अपना प्लस और आइकॉनिक कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोड आपको दिख रहा है SKY लाइव, ये कोड अप्लाई करने के बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे और हमारे गाइडेंस में आपको काम करने का मौका मिलेगा बच्चों। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए, जहां पर आपको बच्चों, आपको पता है फीस अपनी इंक्रीज करने वाले हैं अनअकैडमी। तो जल्द से जल्द अपना प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए, परचेज करिए कोर्स को, और SKY लाइव के साथ आप जुड़ने की कोशिश करिए बच्चों। तो आज की क्लास यहां तक, फिर मिलते हैं बच्चों कल नए जोश, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ बच्चों। शुभ रात्रि सभी को हमारी तरफ से। जय हिंद, जय भारत।